नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों से पुनः रूबरू हो रहा हूं और लेके आया हूं कम्युनिटी नीड असेसमेंट। जो सीएनए है, सीएनए हम किस प्रकार करेंगे, कैसे सीएनए हम करते हैं, सीएनए का क्या फार्मूला है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कम्युनिटी नीड असेसमेंट का निर्धारण हम कैसे करेंगे, इन सभी बातों को आज हमारे साथ आप जानिएगा। किस प्रकार से नीचे सब सेंटर लेवल से गांव गांव तक कार्यकर्ता घर घर का सर्वे करके पूरे आंकड़े जुटाती है और उन आंकड़े को किस तरह से फार्मूला पे वो बेस करती है। आईएमआर एमएमआर का क्या रोल होता है, जो बर्थ रेट होता है इसका क्या भूमिका होता है, हम कैसे अपने गांव की हर चीज़ों का एनालिसिस, चाहे वो फैमिली प्लानिंग की बात हो, चाहे इन्फेंट की बात हो, चाहे मैटरनल की बात हो, तो सभी बातों को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये सभी चीज़ें आज मेरे साथ आप सीएनए में देखेंगे। कम्युनिटी नीड असेसमेंट, सीएनए। सीएनए मुख्य रूप से सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति। सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति की जब हम बात करते हैं तो देखेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 1951 से परिवार नियोजन कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिसका मुख्य उद्देश्य रहा कि जनसंख्या का नियोजन करना, जन शिक्षा तथा प्रचार प्रसार को बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम के तहत सराहा गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, इस हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से टर्मिनल विधियों पर जोर दिया गया। 1977 में इस कार्यक्रम को पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाता रहा। सरकार का मुख्य प्रयास रहा कि एक ओर सेवाएं उपलब्ध कराई जाए तथा दूसरी ओर उक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार से प्रेरित किया जाए। 1985 और 90 में इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो प्रजनन आयु वाली महिलाओं और छोटे बच्चों, जिनमें 5 वर्ष तक की आयु के स्वास्थ्य का विशेष महत्व दिया गया। और 1985 से 90 में जो कार्यक्रम चलाया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा कि जनसंख्या को राष्ट्रीय विकास की जरूरतों एवं संभाव्यताओं के अनुसार स्थिर रखा जाए। 1985 में यूआईपी सर्वव्यापी टीकाकरण प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शिशुओं और छोटे बच्चों की ऐसे रोगों से होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता में कमी लाना जिनकी रोकथाम वैक्सीनों द्वारा की जा सकती थी। चूंकि बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण अतिसार रहा, अतएव मुखी पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा जो आरटी है, उस कार्यक्रम को भी चलाया गया। माताओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है। और 1990 की दशक में शिशु रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व, CSSM, यह कार्यक्रम चलाने की तैयारी की गई। 1992-93 में CSM को लागू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से लोगों में प्रजनन तथा प्रजनन शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति हो, महिलाएं सुरक्षित गर्भधारण कर सकें और शिशु को जन्म दे सकें, मातृत्व तथा शिशु रक्षा एवं कल्याण की दृष्टि से गर्भवती होना सफल रहे और दंपति गर्भधारण तथा रोग लगने के भय बिना यौन संबंध रख सके। इस संकल्पना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए युवा, महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना रहा। 1994 में RCH, एकीकृत प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें मुख्य रूप से मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य पर फोकस किया गया। गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हो, पहुंच भी जो समाज की पहुंच में है, वह विभिन्न सेवाएं जो उनकी आवश्यकता अनुसार हर स्तर पर अपग्रेड किया जाए। 1996 में
अप्रैल 1996 में सारे देश में लक्ष्य मुक्त नीति लागू की गई। जनसंख्या का स्तर जल्दी से जल्दी स्थिर किया जाए, इस हेतु जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए। 1996 में टारगेट फ्री अप्रोच पुस्तक बनाया गया। टारगेट फ्री अप्रोच पुस्तक को बहुत ही सराहना मिली। सितंबर 1997 में आयोजित राज्य सरकारों के सचिवों की बैठक में पुनरीक्षित पुस्तिका को सराहा गया और लक्ष्य मुक्त पद्धति और पुस्तिका का नाम बदलकर 1997 में इसे सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति पुस्तिका रखने का निश्चय लिया गया। 1997 में सीएनए का प्रादुर्भाव हुआ। RCH1 इसी फेज में शुरू हुआ और 2005 से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सीएनए का यह इतिहास रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो जनसंख्या स्थिरीकरण पर विशेष बल दिया गया है, टारगेट फ्री अप्रोच की बात कही गई है। तो कम्युनिटी नीड असेसमेंट क्या है? अगर हम व्हाट इज द कम्युनिटी नीड असेसमेंट करें तो हम 3 शब्द यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला जो शब्द है वह है कम्युनिटी, अर्थात समुदाय। तो समुदाय में जब आप बात करेंगे तो एक सामान्य इतिहास होता है, हर समुदाय का एक इतिहास होता है, वहां का रहन सहन, वहां का परवरिश, वहां का कल्चर, वहां का सामान्य जातीयता जो कॉमन एथनिसिटी कल्चर है, कॉमन ज्योग्राफी है, वहां का सामाजिक सामान्य भूगोल है, कॉमन इंटरेस्ट है, आम हित है, सब लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया ना इसमें मुख्य रूप से रहा है। नीड्स हैं, जरूरतें हैं, सामान्य आवश्यकता क्या क्या वहां है। कंपेरेटिव नीड्स क्या है, तुलनात्मक अगर हम देखेंगे कि किसकी आवश्यकता ज्यादा है, कम है, क्या है। फेल्ड नीड है, जरूरत महसूस हुई है। एक्सप्रेस नीड है, वहां व्यक्त आवश्यकताएं क्या है। मुख्य रूप से इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बेसिक नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, स्टीम नीड्स, ये नीड्स आप वहां पे देख पाएंगे और सीएनए में इन सभी चीजों को हम समाहित करते हैं। असेसमेंट जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो उनकी राय, दृष्टिकोण है, धारणाएं हैं, जरूरतें हैं, इन सभी का हम आकलन करते हैं। कम्युनिटी नीड असेसमेंट में इन 3 शब्दों को देख करके भी हम समझ सकते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो समुदाय है, उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण हम कैसे करें। सीएनए, the community need assessment concept refer to need assessment and planning for services with the involvement of the community. NGO, community health volunteer, women's group and पंचायत। मतलब एक गांव के परिदृश्य में, एक सब सेंटर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक गांव का एक प्लान होता है, वहां के कम्युनिटी, वहां के स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ वॉलंटियर हैं, वुमेन्स ग्रुप है, पंचायत है, इन सब के मिल करके जो है कम्युनिटी नीड असेसमेंट करते हैं। द सीएनए कॉन्सेप्ट मीन्स दैट दिस वुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल नीड, जो वहां की वास्तविक आवश्यकता है, people and not to be need prescribed by the top level professional and administrator। जो पीपल की आवश्यकता है, जो लोगों की आवश्यकता है, उसी पे फोकस किया जाए और सीएनए जो है वही के लोग वही अपने लिए एक्शन प्लान तैयार करें, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। सीएनए का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है? तो सबसे पहला है सेटिंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी फिक्स करना। हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, उनके लिए लक्ष्य निर्धारित करना, एक रियलिस्टिक एस्टिमेशन तैयार करना कि हमको जो सर्विसेज देनी है, जो रिसोर्स हमको चाहिए, उन सभी का एक वास्तविक
आकलन तैयार करना, डेवलपिंग रियलिस्टिक एक्शन प्लान, एक एक वस्तु स्थिति जो कार्य योजना का निर्धारण करना, वास्तविक कार्य योजना का निर्धारण करना, जहां पे वर्क प्लान फॉर द फंक्शनरी सर्विस प्रोवाइडर दैट वुड बी रिलेवेंट टू लोकल सिचुएशन, वहां के स्थानीय सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार ही ये कार्य योजना डेवलप करना। सीएनए का अप्रोच क्या है? ये नीड बेस्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट in assessment of their needs and planning, monitoring and surveillance, self-estimated goal by health worker, integrated package of services, good quality of care, educating community। अर्थात एक सही मायने में देखें तो एक हेल्थ वर्कर खुद के लिए गोल सेट करती है, एक इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सर्विसेज को करती है, गुड क्वालिटी ऑफ केयर की बात करती है और कम्युनिटी की शिक्षा की बात करती है। तो एक प्रकार से सीएनए का अप्रोच जो है इन 6 बिंदुओं पे होकर के प्लानिंग प्रोसेस में गुजरता है। सीएनए का प्रोसेस में अगर देखें तो मुख्य रूप से 2 टीमें यहाँ पे काम करती है, एक होता है वर्किंग टीम और दूसरा होता है कंसल्टेटिव टीम। वर्किंग टीम जो है जिसमें मुख्य रूप से हमारे एएनएम हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, दाई हैं, टीबीए हैं, महिला स्वास्थ्य संघ जो वहां पे अगर कोई इक्विवेलेंट कोई ग्रुप है, लिंक वर्कर हैं, लीडर ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ये सभी का एक टीम बनता है और ये टीम की लीडरशिप जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उसकी लीडरशिप में ये टीम कार्य करती है। दूसरा जो कंसल्टेटिव टीम है जिसमें अगर हम बात करें तो पंचायती राज मेंबर हैं, टीचर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर होते हैं, मेंबर ऑफ एनजीओ होते हैं, मेंबर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जो कि वहां की स्थानीय जो जानकारी है जिनके पास रहता है ताकि वो स्थानीय जानकारी वो आपको दे पाए। तो इस तरह से ये 2 टीम के रूप में ये सीएनए में मुख्य रूप से कार्य किया जाता है। नीड असेसमेंट इन कम्युनिटी इंक्वायरी साइकिल, तो मुख्य रूप से जब इस साइकिल को आप देखेंगे तो जहां पे आपको एक चक्र के रूप में दिख रहा है, सबसे पहले कम्युनिटी इंक्वायरी में हम प्रश्न पूछते हैं, पूछना होता है, पूछने के बाद हम उसका छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, छानबीन करते हैं, फिर उससे जो निष्कर्ष निकलता है, जो भी छानबीन होती है उससे हम क्रिएट करते हैं, फिर आपस में उस ग्रुप डिस्कशन होता है, चर्चाएं होती है और फिर एक रिफ्लेक्ट होता है, एक विचार आता है, एक विचार प्रस्तुत करते हैं और इस तरह से पुनः जो है ये साइकिल शुरू होता है। तो नीड असेसमेंट इन कम्युनिटी इंक्वायरी साइकिल आस्क, investigate, create, discuss and reflect. Why use a community assessment? Community need assessment क्या उपयोग है इसका? तो पहला तो ये कि गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिटीजन, सिटीजन से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, आइडेंटिफाई गैप्स, गैप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेट प्रायोरिटीज एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज, और प्रायोरिटी सेट करते हैं और रिसोर्स को हम एलोकेट करते हैं, इवेल्युएट करंट प्रोग्राम, जो करंट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जो चीजें हम अभी सर्विसेज दे रहे हैं उन सभी को हम इवेल्युएट करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि सही दिशा में सही डायरेक्शन में हमारा काम हो रहा है या नहीं। डिटरमाइन सिटीजन सपोर्ट फॉर इनिशिएटिव्स, जो पहल के लिए नागरिकों का समर्थन का निर्धारण, जो भी वहां के सिटीजन हैं उनका सपोर्ट उसको हम निर्धारित करते हैं। नागरिकों की जानकारी इकट्ठा करना, जो गैप है उसकी पहचान करना, जो प्राथमिकताएं हैं निर्धारित करना और संसाधन को आवंटित करना, वर्तमान कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसका मूल्यांकन करना तथा नागरिकों का समर्थन का पहल करना, निर्धारण करना।
तो ये कम्युनिटी असेसमेंट का उपयोग होता है। असेसमेंट सक्सेस, मूल्यांकन की सफलता अगर हम देखें तो सबसे पहले कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सामुदायिक भागीदारी है। तो स्टेक होल्डर जो होता है, हितधारक भागीदारी मॉडल, मूल्यांकन के सभी चरणों में हितधारकों और मूल्यांकनकर्ताओं की समान भागीदारी, सहयोग का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अकेले ही कोई प्रोग्राम को बनाना चाहेंगे तो प्रोग्राम उतना सफल नहीं होगा जितना कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कम्युनिटी के लिए ही यह प्लान बन रहा है, इसलिए कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। कन्वर्जेंट डेटा एनालिसिस एंड द मल्टी मेथड अप्रोच, जो डेटा का विश्लेषण है वो बहुविधि दृष्टिकोण से होना चाहिए, जहां पे मुख्य रूप से वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड, अनुसंधान विधियों की विविधता, डेटा स्रोतों की विविधता, दृष्टिकोण, ये चीजें असेसमेंट में अपने को ध्यान देने की जरूरत होगी। इस चक्र को देखिए जहां पे मुख्य रूप से कैटलिस्ट, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, सेट पैरामीटर्स, कलेक्ट डेटा एनालाइजिंग फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन। तो जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, इवेंट दैट हाईलाइट ए पोटेंशियल नीड आर नेसेसिटी, द डेफिनेशन ऑफ ए नीड, घटना जो संभावित आवश्यकताओं को उजागर करती है या आवश्यकता की परिभाषा की आवश्यकता है। जहां पे जो नीड है हम पहले ही बोल चुके हैं, एक्सप्रेस नीड, जैसे व्यक्त आवश्यकता होती है, कोई त्रासदी है, फंडिंग बिकम अवेलेबल, जो भी फंडिंग उपलब्ध है, पुरानी सेवाएं, आउटडेटेड सर्विसेज, इन सभी चीजों का हम एक कैटलिस्ट बनाते हैं। आइडेंटिफाई स्टॉक होल्डर, जो भी हमारे हितधारक हैं उनको पहचान करते हैं कि जो कौन हमारे एलिजिबल हितग्राही है, पीपल हु मेक डिसीजन अबाउट प्रोग्राम और फंडिंग, पीपल हु प्रोवाइड द सर्विस, पीपल हु रिसीव द सर्विस, कौन सर्विस देता है, किसको कौन सर्विस लेता है, कम्युनिटी एट लार्ज, रिसर्च कम्युनिटी और अदर। इस तरह से हम जो हितधारक हैं इनका चिन्हांकन कर लेते हैं। क्लियरिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिफाइन कर लेते हैं कि क्या, किसका क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या भूमिका है। साथ ही साथ जो ओवरसाइट कमेटी है, जो निगरानी समिति है, उसको भी इसको निगरानी करती है। यह की एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है। प्रारंभिक हितधारकों की पहचान करने से अन्य हितधारकों की पहचान हो सकेगी, इसीलिए ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसको बहुत जरूरी है ताकि हम जो हितग्राही है उसका पहचान कर सकें किसके लिए यह प्लान तैयार हो रहा है। सेट पैरामीटर्स, अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो जो भी ऑब्जेक्टिव है जो नीड असेसमेंट के लिए, उसमें मुख्य रूप से स्टेक होल्डर और इवेल्यूटर के बीच में किसी प्रकार का जो है हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। डिटरमाइन कंटेंट, क्या इंफॉर्मेशन हमको सॉर्ट करना है, क्या स्कोप है, ये सभी बिंदुओं पे पैरामीटर डिसाइड करते समय डिस्कस जरूर होना चाहिए। डेटा का कलेक्शन, आप अगर ये सर्वे करेंगे, आप जब सीएनए करेंगे तो आपके पास पहले तो हितग्राही का डिफाइन होना चाहिए, पैरामीटर से डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद जो है आप डेटा कलेक्ट करेंगे,
तो डेटा कलेक्शन के लिए मुख्य रूप से आपके पास जो डेटा का सोर्स है वो होना चाहिए, डेटा कलेक्शन मेथड क्या है, डेटा कलेक्शन टूल्स क्या है। जैसे हम जानते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स अर्थात गुणात्मक एवं मात्रात्मक, मॉनिटरिंग जो मूल्यांकन है, जो निगरानी है, ये चीजें जो है आपको करने की जरूरत होगी ताकि आप सीएनए के दौरान जब भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो, तो आपका ये डेटा फिर जा करके एनालिसिस फाइंडिंग पे आएगा, जहां पे आप डेटा एनालिसिस कर पाएंगे। एनालिसिस फाइंडिंग में जो स्टेक होल्डर्स हैं, रिव्यू ऑफ प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स का उपयोग और इंटरप्रिटेशन, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये सभी चीजों को आपको वहां पे देखने की जरूरत होगी। तभी आप जो है सीएनए में एक बेहतर तरीके से जो है सीएनए कर पाएंगे। रिकमेंडेशन, फाइनल जो रिकमेंडेशन होगा वो मुख्य रूप से सीएनए में फाइनल रिपोर्ट डिसेमिनेशन होगा और फिर नेक्स्ट स्टेप्स और फिर से न्यू कैटलिस्ट, ये पूरा एक चक्र आपका चलता है जिसमें आप सीएनए के लिए आप कार्य करते हैं। तो आज मुख्य रूप से आपको हमने जानकारी दिया कि सीएनए हम उसका बेसिक कब से शुरू हुआ, कैसे हम सीएनए करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उन सभी चीजों को आपने देखा है। आपने आज सीएनए में देखा कि किस प्रकार से हम सीएनए कैलकुलेट करते हैं। हम अपने जो इंडिकेटर है, जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अचीवमेंट है, जो इसको हम ईएलए की बात करते हैं, और जो टारगेट हम सेट करते हैं आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो सारी जानकारी को आपने समझा, सीखा और जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो नीचे स्तर से कार्य करते हैं, अपना कार्य योजना खुद से तैयार कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने हाथों तक आप इसको पहुंचा सकें, ताकि जन जन तक ये कार्य योजना तैयार हो सके और हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।